प्रिय बच्चों, संस्कृत दिग्दर्शिका के दूसरे पाठ के अध्ययन के बाद अब पुनः हिंदी गद्य गरिमा के तीसरे पाठ भाषा और आधुनिकता, लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जीवन परिचय एवं साहित्यिक परिचय तथा उनकी रचनाओं के विषय में जानना आवश्यक, क्योंकि प्रश्न पत्र के 5वें नंबर पर एक लेखक और एक कवि का जीवन और साहित्यिक परिचय तथा रचनाओं के विषय में पूछता है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी श्रेष्ठ समालोचक, उत्कृष्ट निबंधकार एवं सुप्रसिद्ध विचारक थे। आप 30 वर्षों से भी अधिक समय तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष रहे। तत्पश्चात स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष तथा प्रोफेसर पद को अलंकृत किया। व्यक्तित्व एवं कृतित्व के धनी प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 में दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में हुई। तेलुगु भाषी होकर भी आप हिंदी के प्रकांड विद्वान थे। इन्होंने दक्षिण भारतीयों को हिंदी तथा उत्तर भारतीयों को दक्षिण भारतीय भाषाओं की अध्ययन की प्रेरणा दी। इसके साथ ही साथ अहिंदी भाषियों को तमिल, तेलुगु, कन्नड़ तथा मलयालम साहित्य से सुपरिचित कराया। रेड्डी जी के कुशल निर्देशन में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों की तुलनात्मक अध्ययन पर अनेक शोध कार्य भी हुए। आप आजन्म भाषाई एकता के लिए प्रयत्नशील रहे और पक्षधर रहे। इस राष्ट्रवादी हिंदी विचारक, प्रख्यात साहित्यकार तथा मूर्धन्य समीक्षक का 30 मार्च सन 2005 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। उनकी प्रकाशित रचनाओं में प्रथम साहित्य और समाज, शोध और बोध, मेरे विचार, वैचारिकी, हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, तेलुगु दारून, लैंग्वेज प्रॉब्लम इत्यादि हैं। और इन साहित्यों का तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्यों का इतिहास भी इन्होंने प्रस्तुत किया। इनकी भाषा शैली भाव तथा विषय के अनुरूप है। भाषा को संपन्न और सशक्त बनाने के लिए आपने अपनी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी तथा अंग्रेजी भाषा के शब्दों का भी प्रयोग किया है। आपने वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और आधुनिकता पर विचार किया है। रेड्डी जी के अनुसार भाषा परिवर्तनशील होती है। इसका अभिप्राय यह है कि भाषा में नए भाव, नए शब्द, नए मुहावरे तथा नई लोकोक्तियों का प्रयोग होता रहता है। इन सब का प्रयोग ही
भाषा को व्यावहारिकता प्रदान करता हुआ भाषा में आधुनिकता लाता है। व्यवहारिक दृष्टि से रेड्डी जी का यह सुझाव विचारणीय है। रेड्डी जी की रचनाओं में यत्र तत्र अंग्रेजी भाषा के शब्दों का यथास्थान प्रयोग किया गया है, जैसे भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। इनकी शैली पर विचार करते हैं तो देखते हैं कि विचारात्मक शैली, समीक्षात्मक शैली, सूत्रात्मक शैली तथा प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग इन्होंने प्रायः किया है। रेड्डी जी का निबंध भाषा और आधुनिकता एक विचारात्मक निबंध है। भाषा को आधुनिकता प्रदान करने वाले कुछ व्यावहारिक सुझाव प्रदान किए गए हैं। भाषा में आधुनिकता का अर्थ, भाषा में प्राचीन काल से प्रचलित शब्द रचना, लोकोक्तियों एवं मुहावरों के साथ इनके नए नए रूप एवं नए प्रयोग समाहित करने से है। भाषा में रमणीयता के लिए नूतनता का प्रयोग आवश्यक है। किसी भी क्षेत्र में रमणीयता लाने के लिए नित्य नूतनता की आवश्यकता होती है। इसी को दृष्टि में रखकर ही महाकवि माघ ने कहा होगा, क्षणे क्षणे यन्नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। प्रति क्षण 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 प्रति क्षण जो निरंतर अपने रूप को बदलता रहता है वही रमणीयता है। वह रूप ही रमणीय है, रमण करने योग्य है। रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन्याश्रित हैं, अन्य आश्रित, इन अर्थात एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। रमणीयता तभी तक है जब तक उसमें नूतनता है। नित्य नूतन वस्तुएं ही रमणीय होती हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है। कोई भी सर्जक, सर्जन करने वाला, रचने वाला, जब तक उसमें नूतनता न हो तो उसके मौलिक उपलब्धि प्राप्ति की प्रामाणिकता को सूचित नहीं करती। नित्य नूतनता है तो इसका अर्थ है कि सर्जना करने वाले सर्जक की ये मौलिक उपलब्धि और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। यदि नूतनता नहीं है, वही पुरानापन है, बासीपन है, तो जनता द्वारा अथवा समाज द्वारा वो वस्तु स्वीकार नहीं होती है। और उसमें नूतनता है, कोई भी वस्तु हो उसमें नूतनता है, नई नई चीज़ें हैं, नया प्रयोग है, तो समाज द्वारा वो स्वीकार्य होती है। सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। बात बिल्कुल सही है। लेखक कह रहे हैं कि जो समाज रूढ़ियों से ग्रस्त है, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ है, वह समाज जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। ठीक इसी प्रकार पुरानी रीतियों पर, पुरानी लीक पर चलने वाला, पुरानी शैलियों पर चलने वाली भाषा भी जन की चेतना को गति नहीं दे पाती। भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम, समूची युग चेतना को एक ताकतवर माध्यम है जो युग चेतना को गति प्रदान करती है। और ऐसी सशक्तता तभी तक अर्जित कर सकती है
जब वो अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। पुराने मुहावरे, पुराने दोहे, पुरानी चीज़ें, पुरानी परंपराएं, ऐसी भाषा मृत भाषा होती है। लेकिन युग के अनुकूल मुहावरों को ग्रहण करके चलने वाली भाषा सशक्त भाषा होती है। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना से प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरूहता का परिहार करने में निहित है। और भाषा की उपयोगिता और उसकी सार्थकता जब तक समसामयिक चेतना से मिली हुई या देखने योग्य अनेक प्रकार की जो संश्लिष्टताएं हैं, दुरूहता जो है, कठिनाई, उसका परिहार करने में, उसको हटाने में, निराकरण करने में ही निहित है। कभी कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से और अन्य जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग होता है। हमारे यहाँ शक आए, हूण आए, यवन आए, अंग्रेज आए, विभिन्न प्रकार की संस्कृतियाँ और सभ्यताएं इस देश में आईं और उनके संस्कार, उनकी भाषा, उनके शब्द भी हमारे साहित्य में सम्मिलित होते चले गए। तो अन्य संस्कृतियों के प्रभाव से, जातियों के संसर्ग से भाषा में नए शब्दों का प्रयोग हुआ और इन शब्दों के सही पर्यायवाची शब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की सजीवता होती है और सहजता भी होती है। भाषा की सजीवता इस नूतनता को पूर्णतः आत्मसात करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है, उसकी स्वतः सिद्ध एक सहज गति है जो सदैव नित्य नूतनता को ग्रहण करके चलती है।